Hello everyone, so today we are going to start another new chapter atomic structure. तो atomic structure का start करते हैं हम लोग with the definition of matter. As we already know matter, if any substance which has two property, that means it has mass and occupy space. इफ इट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस देन इट इज कॉल्ड मैटर। तो हम लोग अपने चारों तरफ कोई भी चीज़ देखते हैं, अगर उसमें मास हो, उसका मास हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है तो वो मैटर होगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट आई एम टेकिंग दिस वन, दिस, ये देखिए जब इसको रखेंगे तो ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और इस पेन का कुछ मास होता है तो ये एक मैटर है। आप चारों तरफ में कोई भी चीज़ लिख ले लीजिए, ये व्हाइट बोर्ड जो है इसका कुछ मास है और वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो इसको हम डिटेल में मैटर एंड इट्स कंपोजिशन में बताए थे कि कौन सा चीज़ मैटर होता है। तो बेसिकली हम लोग के चारों तरफ जितना चीज़ है मैक्सिमम जो आपका होता है वो क्या होता है, मैटर होता है। नाउ एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ये मैटर बनता किससे है। तो मैटर जो है ना स्मॉल टाइनी पार्टिकल से बना होता है जिसको हम लोग एटम बोलते हैं, और इस चैप्टर में उसी का स्ट्रक्चर के बारे में, वो एटम कैसे दिखता है उसके बारे में डिटेल में पढ़ना है। तो देखते हैं कि मैटर क्या होता है। स्मॉल टाइनी पार्टिकल से बना होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एटम। एटम एक्चुअली एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है इनडिविजिबल, जिसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सके फर्दर और हम लोग उसको ब्रेक नहीं कर सकते। तो ये तो था डिफिनेशंस। बहुत सारे साइंटिस्ट आए, इस पे रिसर्च चल रहा था जब मैटर, तो जहाँ से हम लोग को स्टार्ट करना है, जो मेन फंडामेंटल जहाँ से स्टार्ट हुआ था वो था जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। जॉन डाल्टन नाम का एक साइंटिस्ट था, वो एक अपना थ्योरी दिया था किसके रिस्पेक्ट में, एटम्स के रिस्पेक्ट में। वो क्या बोला था जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, एट ऑल मैटर आर मेड अप ऑफ टाइनी इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। उसके अकॉर्डिंग क्या था, कोई भी आपका मैटर है ना वो किससे बना हुआ है, छोटा इंडिविजुअल पार्टिकल से बना होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं। ये उसका एक पार्ट था। दूसरा बोला था एटम को आप नाइदर क्रिएट कर सकते हैं नॉट डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही आप एटम को क्रिएट कर सकते हैं नॉट डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस के दौरान भी आप इसका कोई क्रिएशन एंड डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, जस्ट वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है। नाउ द लास्ट वन, एटम ऑफ एन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल, मतलब एक एलिमेंट्स का आइटम, सपोज कर लीजिए ये पेन है तो पेन के अंदर अगर 100 एटम्स है तो वो 100 एटम एक दूसरे से सेम होगा। अच्छा पेन और कुछ और ले लेते हैं, मान लीजिए व्हाइट बोर्ड ले लिए, तो व्हाइट बोर्ड का जितना एटम्स है, मान लेते हैं व्हाइट बोर्ड में 1000 एटम है, तो 1000 एटम एक दूसरे से सिमिलर होगा। ये पेन ले लिया, पेन में अगर 100 एटम्स है तो ये एक दूसरे से सिमिलर होगा, बट पेन का जो एटम्स होगा और ये आपका व्हाइट बोर्ड का जो एटम होगा ये एक दूसरे से डिफर होगा। तो उसी को एक्सप्लेन कर रहा है, एटम ऑफ एन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल बट डिफर फ्रॉम एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट। एक दूसरे को वो सेम रहता है, एक अपने में सेम रहता है लेकिन डिफर फ्रॉम अदर रहता है। तो ये था जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। जॉन डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग हम एटम को डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन फर्दर जो न्यू एटॉमिक थ्योरी जो आया उसमें हम लोग एटम को डिवाइड कर सकते हैं। एटम कैन बी ब्रेकन इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो एटम्स को हम लोग कैसे डिवाइड कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन में। तो एटम का कौन कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है एंड न्यूट्रॉन्स है। इसका डिस्कवरी आपको क्लास 8 में और डिटेल में 9 में आपको मिलेगा कि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ, प्रोटॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ, न्यूट्रॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ। तो अभी सिर्फ हमको जानना है कि एटम को हम लोग 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और फर्दर पता चला कि एटम का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से आता है। एटम के बीच में कुछ एक्सेंट्रिक पार्ट होता है और उसके बाद ये होता है ऑर्बिट। इस तरह का 7 ऑर्बिट होता है। इस तरह का कितना होता है, 7। सबका एक एक नाम है। फर्स्ट वाले को हम लोग बोलते हैं, इसको पहले बोलते क्या है, ये जो इसको बोलते हैं ना ऑर्बिट बोलते हैं। ऑर्बिट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा पाथ जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रिवॉल्व करता है, इसके अंदर रिवॉल्व करता है। इसमें 2 होता है, इसके अंदर 8 होता है। ये कैसे होता है उसको डिटेल में आगे देखेंगे, ठीक है। इसके अंदर ये ई से हम इलेक्ट्रॉन को दिखा रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर रिवॉल्व करता है और जो मिडिल वाला पोर्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं,
न्यूक्लियस बोलते हैं। तो अभी क्या समझ में आया, एटम का इस कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है कि बीच में उसका सेंट्रिक पार्ट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, और उसके बाद उसके चारों तरफ कुछ सेल्स होता है, ऑर्बिट होता है। जैसे हम अपना सोलर सिस्टम ले लीजिए, बीच में क्या है, सन है, और उसके बाद ऑर्बिट है जिसमें प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहा है। जस्ट लाइक दिस, एटम के बीच में जो होता है सेंट्रिक पार्ट होता है उसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ना रिवॉल्व करता है। तो हर एक को हम लोग ऑर्बिट बोलेंगे, इसको ये सारा ऑर्बिट भी बोलते हैं, और इसको हम लोग सेल भी बोलते हैं, चाहे ऑर्बिट बोलिए या सेल बोलिए, ठीक है, दोनों बोलते हैं। तो फर्स्ट हर एक यहाँ पे ना टोटल जो है 7 ऑर्बिट होता है। पहले का नाम है के सेल, उसके बाद एल सेल, उसी तरह से के एल एम एन ओ पी क्यू अप टू क्यू सेल तक होता है, ठीक है। तो हमको अभी क्या समझ में है, बीच वाला जो रीजन है उसको नाम क्या है, न्यूक्लियस है, और उसके बाद जो आपका पाथ है जहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट या सेल। अगर पूछा जाए व्हाट इज ऑर्बिट, तो बोलिएगा पाथ वेयर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इज कॉल्ड ऑर्बिट और सेल। हाउ मेनी पाथ्स आर देयर, तो आपको पता चलना चाहिए कि टोटल आपको 7 पाथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। और बीच में रहता क्या है सर, देखिए इलेक्ट्रॉन का तो पता चल गया, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आपका कहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स आपके सेल में रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो बाकी जो दो है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होता है ना, वो कहाँ पे रहता है, न्यूक्लियस के अंदर में रहता है। तो इसके अंदर कौन कौन है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है। तो अभी तक हमको इतना समझ में आया कि एटम के स्ट्रक्चर का एक स्फीयर टाइप का स्ट्रक्चर हो रहा है, जिसके बीच में जो सेंट्रिक रीजन है उसको न्यूक्लियस बोलते हैं, और जो ऑर्बिट जो चारों तरफ जो पाथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उसको ऑर्बिट बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद जो मिडिल पाथ है उसमें कौन रहता है, उसके अंदर आपको रहता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रहता है। अब देखते हैं जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है वो नेगेटिव होता है। चार्ज का वैल्यू अभी नहीं आपको काउंट याद रखना है, चार्ज का एक्चुअल अगर वैल्यू देखा जाए तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, उतना याद नहीं रखना है। इसी को हम लोग 1 यूनिट भी बोल देते हैं, बहुत सारी जगह देखिए इसी को 1 यूनिट बोला गया है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज कितने टाइप का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव, प्रोटॉन का चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव होता है। चलिए, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव हो गया, प्रोटॉन का पॉजिटिव हो गया। और न्यूट्रॉन का चार्ज होता है न्यूट्रल, दैट मीन्स इसका कोई चार्ज नहीं होता है, ये न्यूट्रल रहता है। तो यहाँ से एक और चीज़ समझना है कि अगर पूछा जाए न्यूक्लियस का चार्ज क्या होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन सा है, देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ना, न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं है तो प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज है, तो न्यूक्लियस का चार्ज क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस का चार्ज भी पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए, ये तो क्लियर हो गया। चलिए, तो अभी हमको चार्ज के अकॉर्डिंग क्या समझ में, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव हो गया, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव हो गया, और न्यूक्लियस का चार्ज क्या हो गया, न्यूट्रॉन का चार्ज क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, नो चार्ज हो गया। उसके बाद हम लोग मास देखते हैं। ये सब एक्सपेरिमेंट हुआ आपको क्लास 9-10 में, आप इसको डिटेल में देखेगा, अभी सिर्फ आपको वैल्यूज याद रखना है। इसका मास जो होता है ना वो नेग्लिजिबल होता है। नेग्लिजिबल मतलब बहुत कम होता है एज कंपेयर टू द मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, नियर अबाउट 1/, आपका एक प्रोटॉन का जो मास होता है ना वो 1600 to 1700 टाइम्स ग्रेटर होता है दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास है। तो इसी वजह से इसका मास को हम लोग क्या बोलते हैं, नेग्लिजिबल। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है, और मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन का वैल्यू होता है वो कुछ एक वैल्यूज है 6.023 × 10⁻31 kg। वो वैल्यूज को याद नहीं रखना, अभी सिर्फ उसको हम लोग क्या किया, जैसे ये चार्ज में 1 यूनिट ले लिया था, उसको भी हम लोग बोलते हैं 1 AMU भी बोल सकते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, 1 एटॉमिक मास यूनिट। तो अभी आपको याद रखना है मास जो हुआ इलेक्ट्रॉन का वो नेग्लिजिबल हो गया। मास ऑफ प्रोटॉन क्या है, 1 AMU, AMU मीन्स एटॉमिक मास यूनिट, और न्यूट्रॉन का चार्ज मास जो होता है वो भी 1 AMU होता है। उसके बाद आते हैं लोकेशन। इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है आपको बता चुके हैं, ऑर्बिट में होता है जिसको हम लोग सेल बोलते हैं, सेल या ऑर्बिट बोल सकते हैं। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होता है, इन द न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के होता है। तो अभी हमारे सामने एक स्ट्रक्चर आ गया एटम का, बीच वाला पार्ट सेंट्रिक पार्ट जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रह रहा है जिसको न्यूक्लियस बोल रहे हैं, और पार्ट जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसको ऑर्बिट बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एटम, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एटम लेंगे तो देखिए, पहला एटम्स ऑफ मोस्ट एलिमेंट आर
वेरी रिएक्टिव एंड डो नॉट एग्जिस्ट एज फ्री स्टेट। मतलब एटम्स ऑफ एन एलिमेंट होता है ना, वो इतना एक्टिव होता है, रिएक्टिव होता है कि वो फ्री स्टेट में रह रहता है। फ्री स्टेट में रहेगा तो किसी के साथ कंबाइन कर लेगा। तो पहला, कुछ एलिमेंट, मोस्ट एलिमेंट मतलब ऐसा नहीं, सब कुछ एलिमेंट होता है, जैसे आप गोल्ड ले लीजिए, सिल्वर ले लीजिए, इसका एटम जो होता है ना वो उतना रिएक्टिव नहीं होता और वो फ्री स्टेट में पाया जाता है। तो एटम ऑफ मोस्ट एलिमेंट आर वेरी रिएक्टिव एंड डोंट एग्जिस्ट एज अ फ्री फॉर्म। फ्री एटम के फॉर्म में नहीं रहता है। तो जब एटम कंबाइन करता है उसको हम लोग मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। एटम कंबाइन तो उसको मॉलिक्यूल्स। जैसे ही एटम कंबाइन किया तो जो बनेगा उसको हम लोग मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। अब एटम दो तरह का कंबाइन कर सकता है, चाहे तो खुद का एटम से, एक एटम है अपने ही एटम के साथ कंबाइन कर लिया तो उसको हम लोग बोलेंगे। अगर सेम एलिमेंट्स का सेम एटम से कंबाइंड, आप इसको एलिमेंट्स को हटा के आप एटम्स कर सकते हो, सेम एटम्स से कंबाइन कर रही है, सेम टाइप ऑफ एटम बोल देगी, सीखते सेम टाइप ऑफ एटम से कंबाइन करता है तो हम क्या बोलेंगे उसको, मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट। अच्छा, मॉलिक्यूल्स कब होगा, जब एटम कंबाइन किया। एटम किसी से भी कंबाइन करके जो सब्सटेंस बनाएगा उसको हम लोग मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। अगर सेम टाइप ऑफ एन एटम से कंबाइन करता है तो उसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट। अब अगर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम अगर से कंबाइन करता है, ऑफ एटम से कंबाइन करता है तो वो क्या बनेगा, मॉलिक्यूल्स ऑफ ए कंपाउंड बनेगा। तो इसके एग्जांपल से देखते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए हाइड्रोजन, एक एटम है हाइड्रोजन, वो अपना ही एक हाइड्रोजन एटम से कंबाइन करके बना रहा है H2। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन बोल सकते हैं। उसी तरह से ऑक्सीजन ले लीजिए, ऑक्सीजन एग्जिस्ट नहीं करता, देखिएगा ऑक्सीजन जब भी रहेगा O2 के फॉर्म में रहेगा। वो कैसे, क्योंकि एटम ऑफ ऑक्सीजन जो होता है ना वो बहुत रिएक्टिव होता है, वो अपने ही टाइप का एटम मतलब ऑक्सीजन से ही कंबाइन करके जो बना रहा है उसको O2 बोलते हैं। और अब नेचर में वो इस तरह का एग्जिस्ट करता है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्यों, क्योंकि सेम टाइप ऑफ एटम से कंबाइन कर रहा है ना, तो सेम टाइप ऑफ एटम से जब कंबाइन करता है उसको हम लोग मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट बोलते हैं। मॉलिक्यूल्स किसको बोलते हैं, जब एटम कंबाइन करता है मॉलिक्यूल्स सेम टाइप ऑफ एन एटम से कंबाइन करेगा तो क्या हो गया, एलिमेंट्स ऑफ ए मॉलिक्यूल्स। और डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से कंबाइन करेगा तो एलिमेंट्स ऑफ ए कंपाउंड। एग्जांपल सपोज कर लीजिए H2O। H2O में देखा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो अलग अलग एटम में कंबाइंड किया है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ ए कंपाउंड बोलेंगे। उसी तरह से NaCl जो नमक होता है हमारे पास, H2SO4 जो एसिड होता है, देखिए इसमें सब में डिफरेंट एटम एक साथ कंबाइन किया है ना तो इसको क्या बोलेगा, मॉलिक्यूल्स ऑफ ए कंपाउंड। तो ये पहला कैरेक्टरिस्टिक था। दूसरा, एटम ऑफ एन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब एक एलिमेंट के अंदर जितना भी एटम होता है वो सब सेम होता है। फॉर एग्जांपल अगर हाइड्रोजन लेते हैं तो इसके अंदर जितना एटम है हाइड्रोजन का वो सब का सब आपका एक दूसरे से सेम होगा। चलिए, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफर फ्रॉम ईच अदर। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, जैसे एक मान लेते हैं यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है एलिमेंट का, एटम्स का, हाइड्रोजन का जो एलिमेंट का कैरेक्टरिस्टिक होगा वो एक दूसरे से डिफर होगा। उसके बाद बोलते हैं एटम, एन एटम मेंटेन इट्स प्रॉपर्टी थ्रू ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। एटम जो ना अपना प्रॉपर्टी को मेंटेन कर रहा है, चाहे वो फिजिकल चेंज में जाए या केमिकल चेंजेस में जाए, रिएक्शंस में जाए, लेकिन एटम्स जो अपना प्रॉपर्टी वो उसको होल्ड करके रखता है। फॉर एग्जांपल देख लीजिएगा, अगर आयरन लेते हैं, आयरन का छोटा छोटा पीस भी ले लीजिएगा ना, चाहे उसको केमिकल चेंजेस में लेके चल जाए या फिजिकल चेंज में, वो अपना अट्रैक्शन का प्रॉपर्टी है उसको विथ होल्ड करके रखता है, वो होल्ड करके रखता है, उसको लॉस नहीं करता है। तो ये था आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एटम। अब मॉलिक्यूल्स को डिटेल में देखेंगे। एज वी ऑलरेडी नो मॉलिक्यूल्स कैसे बनता है, एटम जब कंबाइन करता है तो फॉर्म करता है मॉलिक्यूल्स। क्यों कंबाइन करता है, क्योंकि एटम, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स का एटम जो है ना वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करता। अगर सिमिलर टाइप ऑफ एटम से कंबाइन करता है तो उसको एलिमेंट बोलते हैं या मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट बोलते हैं, और डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स जब कंबाइन करता है तो वो क्या होता है, मॉलिक्यूल्स ऑफ ए कंपाउंड रहता है। तो डिफिनेशन से स्टार्ट करते देखिएगा, मॉलिक्यूल्स इज ऑल्सो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड। क्यों एलिमेंट बोला जा रहा है, कंपाउंड बोला जा रहा है, आई होप सो इट इज क्लियर।
that is capable of independent existence and so all the property of that element or compound। तो सिंपल से डिफिनेशन से पूरा एक्सप्लेन कर चुके हैं, पूरा डिफिनेशंस। चलिए अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉलिक्यूल्स का होता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉलिक्यूल्स में देखिए जो हम लोग पढ़े हैं ना उसी को सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक के फॉर्म में अलग अलग लिख दिया गया। फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट, आपको पता है ये एटम इज a molecule, atom in a molecules are held together by the attractive force called chemical bond। मतलब जैसे देखिए सपोज कर लीजिएगा अगर हम लेते हैं H2O तो यहाँ पे एटम हाइड्रोजन का है और क्या है ऑक्सीजन का है, ये एक दूसरे से कंबाइन करके रखा है। तो वो फोर्स जो हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को हेल्ड टुगेदर रखा है, दोनों को पकड़ के रखा है, उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल बॉन्ड और केमिकल फोर्स। तो इसके बाद आता है मॉलिक्यूल्स ऑफ ए कंपाउंड हैज एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन फिक्स रेशियो। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ ए कंपाउंड मतलब जहां पे डिफरेंट एटम कंबाइन करता है तो वो एटम जो है ना मॉलिक्यूल कंपाउंड में हमेशा एक फिक्स रेशियो में कंबाइन करता है। जस्ट सपोज दैट देखिए ऊपर ये वाला एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन H2O, ये देखिए मॉलिक्यूल्स ऑफ ए कंपाउंड है ना। क्यों मॉलिक्यूल्स ऑफ ए कंपाउंड है? क्योंकि डिफरेंट एटम कंबाइन कर रहा है। इसमें देखिएगा वाटर बनने के लिए हमेशा 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन लगेगा, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन लगेगा। मतलब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशियो क्या है 2:1। अगर 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन है तो 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो कहीं का भी वाटर ले लीजिए उसमें आपको 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन लगेगा। इसी तरह से कोई भी अनदर कंपाउंड बनता है तो उसमें भी हर वक्त एलिमेंट्स जो है मतलब एटम्स जो है ऑलवेज कंबाइंड इन अ फिक्स रेशियो। फॉर एग्जांपल अगर और देखेंगे NaCl, देखिए इसमें कौन कौन सा एटम है आपका, इसमें सोडियम एटम है, कंबाइंड किससे कर रहा है आपका क्लोरीन एटम से कंबाइन कर रहा है। तो देखिए दोनों का रेशियो क्या है, N का भी 1 रेशियो है 1:1। मतलब हर जगह जहां पे भी NaCl लीजिएगा उसमें Na और Cl 1:1 एटम के रेशियो से कंबाइन करेगा। चलिए ये भी ठीक है ना। मॉलिक्यूल्स ऑफ एन सब्सटेंस रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल रिप्रेजेंटेशन जिसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे देखिए ये मॉलिक्यूलर फार्मूला किसका हो गया, ये आपका NaCl का मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। तो मॉलिक्यूल्स को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक मॉलिक्यूलर फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। मॉलिक्यूल्स को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट, मॉलिक्यूल्स ऑफ ए कंपाउंड। जो बता चुके हैं सेम टाइप ऑफ एलिमेंट रहता है तो सेम टाइप ऑफ एटम कंबाइन करता है तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट, या एलिमेंट भी बोल सकते हैं सिर्फ, और डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट रहता है एटम्स रहता है तो उसको मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड या सिर्फ कंपाउंड बोल सकते हैं। इसके बारे में कुछ डिटेल में देखते हैं। देखिएगा कि मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम तो वो क्या रहेगा एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स तो क्या होगा आपका मॉलिक्यूल कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स ऑफ ए कंपाउंड। चलिए इसका एग्जांपल्स कुछ देते हैं। देखिए ऑक्सीजन जब सेम टाइप का ऑक्सीजन से कंबाइन करता है ऑक्सीजन एटम तो क्या फॉर्म करता है O2। तो O2 को क्या बोलेंगे आप, एलिमेंट्स भी बोल सकते हो या मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट बोलेगा, ठीक है। उसी तरह हाइड्रोजन जब एक एटम ऑफ हाइड्रोजन दूसरे एटम ऑफ हाइड्रोजन से कंबाइन करता है तो क्या फॉर्म करता है H2। तो इसको भी आप क्या बोल सकते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट और सिर्फ एलिमेंट। उसी तरह से क्लोरीन हो गया और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकता है। अच्छा मॉलिक्यूल्स ऑफ ए कंपाउंड या सिर्फ कंपाउंड किसको बोलेंगे, जब डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स कंबाइन करता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन कंबाइन करता है ऑक्सीजन से इन अ फिक्स रेशियो। याद रखिएगा कंपाउंड के लिए फिक्स रेशियो जरूरी होता है। तो वो क्या करता है एक टाइप का कंपाउंड बनाता है, जैसे वाटर क्या है एक कंपाउंड है, इसमें कौन कौन सा एटम है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। उसी तरह HCl लिया है तो कौन कौन सा एटम है, देखिए हाइड्रोजन एंड क्लोरीन जब कंबाइन करता है इन अ फिक्स रेशियो 1:1 तो इट्स फॉर्म HCl। उसी तरह NaCl सोडियम क्लोराइड जिसको बोलते हैं उसमें सोडियम एंड क्लोरीन एंड रेशियो 1:1 कंबाइन करता है तो NaCl बनता है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम सब कंबाइन करता है तो उसको कंपाउंड बोलते हैं या मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड बोलते हैं। अब यहाँ से देखिएगा एक टर्म आता है एटमोसिटी। एटमोसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट के अंदर कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, याद रखिएगा कंपाउंड के अंदर नहीं। कंपाउंड के अंदर जैसे अब इसके अंदर काउंट नहीं करिएगा कितना नंबर ऑफ एटम इसके अंदर कितना है 3 है तो इसको नहीं, एलिमेंट्स के अंदर जितना नंबर ऑफ
क्या, जितना नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होगा वो उसका एटमॉसिटी कहलाएगा। अगर एक एटम है तो उसको मोनो एटॉमिक बोलेंगे, 2 एटम्स प्रेजेंट है तो उसको डाई एटॉमिक बोलते हैं, 3 है तो ट्राई, अच्छा 4 5 टेट्रा पेंटा नहीं जाके हम लोग क्या किया, अगर मोर देन 2 होता है ना तो सबको हम लोग पॉली एटॉमिक बोल देते हैं, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। तो एग्जांपल देखेंगे, मोनो एटॉमिक किसको बोलते हैं, इफ कंटेन 1 एटम, सिंगल एटम, कोई भी एलिमेंट जिसमें सिंगल एटम रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बोलेंगे या मोनो एटॉमिक एलिमेंट्स बोलेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए हीलियम He, देखिए इसमें कोई He2 कहीं देखे है, ऐसा थोड़ी होता है He2, हीलियम हमेशा एग्जिस्ट करता है सिंगल फॉर्म में, नियोन Na होता है, सोडियम हमेशा देखिएगा Na के फॉर्म में रहता है, कहीं पे Na2 नहीं देखेगा। तो ये सब मॉलिक्यूल जो है ना इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है सिंगल एटम के फॉर्म में, इसको हम लोग बोलते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। और इसका एटमॉसिटी कितना होता है, अगर एटमॉसिटी के बारे में बात करें तो इसका एटमॉसिटी 1 होगा, ठीक है। उसी तरह से जिसके अंदर एलिमेंट्स के अंदर, याद रखना एलिमेंट्स, जिस एलिमेंट्स के अंदर 2 एटम प्रेजेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। एग्जाम्पल देखिए, कंटेन 2 एटम, एग्जाम्पल देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जब भी लिखेंगे ना, अगर सिर्फ O लिखते हैं तो ऑक्सीजन एटम होता है, लेकिन ये आपका एग्जिस्ट करता है O2 के फॉर्म में। तो एटम्स देखिए 2 एटम्स कंबाइन कर रहा है ना, कंटेन 2 एटम्स, दैट इज एटमॉसिटी इसका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसी तरह से देखिए हाइड्रोजन भी H2 के फॉर्म में रहता है, तो एटमॉसिटी कितना हो गया, 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन कर रहा है, दैट मीन्स एटमॉसिटी 2, क्लोरीन हो गया एटमॉसिटी 3। अब देखेंगे ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स किसको बोलेंगे, कंटेन 3 एटम्स। बेसिकली देखिए ओजोन जो होता है इसका कितना नंबर ऑफ एटम्स दिख रहा है, ऑक्सीजन का 3, तो इसका एटमॉसिटी क्या हो जाएगा 3। और इस तरह का मॉलिक्यूल्स को या इस तरह का एलिमेंट्स को क्या बोलेंगे, ट्राई एटॉमिक एलिमेंट्स या ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। चलिए उसी तरह से पॉली किसको बोलते हैं, आपको बता चुके, कंटेन मोर देन 2। अब ट्राई के बाद 3 के बाद जिसमें 4 होगा उसको टेट्रा, फिर 5 होगा पेंटा, तो उस तरह से नहीं जाके 2 से ज्यादा जिसके पास हो गया उसको हम लोग पॉली बोल देते हैं। तो ओजोन भी पॉली में आ जाएगा, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो कंटेन मोर देन 2, जैसे एग्जांपल देखिएगा सल्फर, S जो होता है ना वो S8 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं इसका एटमॉसिटी कितना है, इसका एटमॉसिटी 8 हो जाएगा, क्योंकि 8 एटम ऑफ सल्फर कंबाइन कर रहा है। उसी तरह से P4 मतलब फास्फोरस जो है P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मतलब इसका एटमॉसिटी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। O3 ओजोन, इसका एटमॉसिटी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये था आपका मॉलिक्यूल्स और एटमॉसिटी के बारे में।